आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का खास प्रोग्राम यंग आइकन और मैं हूं आपके साथ गुलिशा। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है। मैं आपको देर नहीं लगाती हूँ, जल्दी से उनसे मिलवाती हूँ। राधिका खेड़ा, बहुत बहुत स्वागत है राधिका जी आपका। शुक्रिया। राधिका जी, हाल ही में आपने एक फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। कांग्रेस में आप काफ़ी पुराने समय तक रही हैं, लेकिन हाल ही में आपने बीजेपी को ज्वाइन किया। सबसे पहले यही जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही बीजेपी को ज्वाइन करने की। देखिए, 22 साल मैंने कांग्रेस पार्टी को अपने जीवन के दिए। 17 साल की उम्र से मैं कांग्रेस के साथ जुड़ी थी और अलग अलग पद पे रही हूँ। मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एनएसयूआई के जो स्टूडेंट इकाई है कांग्रेस पार्टी की, उसके ब्लॉक के पदाधिकारी से करी थी और यहाँ तक मीडिया कोऑर्डिनेटर तक नेशनल एआईसीसी की पहुँची। लेकिन ये 22 साल के सफ़र में इतना समय देने के बावजूद भी जब समय आया और पार्टी से मैंने न्याय मांगा तो पार्टी ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। उन्होंने 22 साल की मेरी मेहनत, 22 साल की मेरी लॉयल्टी को बिल्कुल एक तरफ रख दिया। और बात करते हैं महिला न्याय की, और जब खुद के घर की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो सबने चुप्पी साध ली। मुझे धमका दिया गया चुप रहने को, या बोल दिया गया कि छोड़ दो छत्तीसगढ़। तो तब बहुत ही भारी मन से मैंने ये फैसला लिया कि जब आपका परिवार ही आपके साथ नहीं खड़ा, जिसके लिए आपने अपना जीवन दे दिया, तो वह आपके साथ नहीं खड़े हो रहे तो वो देश की जनता के साथ क्या खड़े होंगे। मैंने कांग्रेस पार्टी ये सोच के ज्वाइन करी थी कि वो महात्मा गांधी जी की पार्टी है और उनके विचारधारा महात्मा गांधी जी की विचारधारा होगी, लेकिन नहीं, ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की विचारधारा की पार्टी नहीं रही। राधिका जी, आपके साथ साथ और कई लीडरान हैं कांग्रेस के जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, कई सीनियर लीडर हैं, लेकिन चुनाव के वक्त ही ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आखिर क्या वजह है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, बाकियों का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो चुनाव के बीच में ही हुआ। जो मेरे साथ बदतमीजी करी गई, मुझसे गाली गलौज किया गया, मुझे कमरे में 3 आदमियों द्वारा बंद कर दिया गया, वो भी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। कहीं बाहर की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जब मैं बतौर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रभारी बन के वहाँ गई हूँ। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो ये पार्टी को सोचना चाहिए कि चुनाव के समय और वैसे भी किसी महिला के साथ, अपने ही पदाधिकारी के साथ इस तरीके का बिहेवियर क्यों किया गया। तो मेरे साथ तो जो घटना हुई, बाकी लोग भी जो हैं, देखिए आसान नहीं होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना। तो सबने ही बहुत भारी मन से ये डिसीजन लिया होगा और सबके साथ ही ऐसी स्थिति रही होगी कि जो मैं लगातार सुनती भी आई हूँ कि अ, अपमानित किया जाता है, लगातार सुनती हूँ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो कब तक इंसान सहेगा? एक हद होती है और जब वो हद पानी सर से ऊपर उठ जाता है तो फिर इंसान डिसीजन ले लेता है। जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस में काफ़ी वक्त से आप रही हैं, कई सारी जिम्मेदारियां भी आपको मिली हुई थी कांग्रेस में, लेकिन जब आप बीजेपी शामिल हो चुकी हैं, बीजेपी की सदस्य बन चुकी हैं, तो लगता है क्या क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको बीजेपी तरफ से मिलेंगी? देखिए, मैंने बिना शर्त, बिना किसी स्वार्थ के भारतीय जनता पार्टी जॉइन करी है। उन्होंने उस समय मेरा हाथ थामा जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरा हाथ छोड़ दिया था। तो पार्टी जो भी ज़िम्मेदारी देगी, मैं उसको पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगी। और तब तक मैं जितना काम कर सकती हूँ चुनाव में कार्यकर्ता होने के नाते, वो मैं कर रही हूँ। चाहे ग्राउंड पे जाके काम करना हो, कहीं पे प्रचार करना हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जितनी भी गारंटी हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम, और जो कांग्रेस पार्टी देश को भ्रमित कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है, वो भी जनता तक पहुंचाने का काम। क्योंकि मुझसे अच्छा कौन ये बात बता सकता है कि किस तरीके से झूठ फैलाने का, फरेब करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपने बताया कि राजनीति में कई सारे उतार चढ़ाव आपके बीच देखने को मिले हैं और आपके साथ हुए भी हैं, लेकिन अब ये जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? कब आपने सोचा कि आपको राजनीति में जाना चाहिए? क्या स्कूल से ही सोचा या कॉलेज में आके सोचा? तो कब आपने सोचा? जब मैं तीसरी क्लास में थी, तो जब हम डिबेट करते थे, तो मेरी जो पहली डिबेट थी, तो उसके बाद मेरी टीचर ने मेरी मदर को कहा था कि एक पॉलिटिशियन की तरह बोलती है। लेकिन मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी। मैं वकील बनना चाहती थी और मैं उसी के लिए पढ़ाई कर रही थी। लेकिन कुछ कॉलेज में ऐसा हुआ, मैं किसी कारण एक पेपर नहीं दे पाई जो मैंने 1 साल एक्सटेंड किया, और उससे चलते मैं आ गई राजनीति के अंदर और मैं वकालत करने आगे नहीं जा पाई। तो मैंने एनएसयूआई से शुरुआत करी और धीरे धीरे फिर मैं, जैसे मैंने बताया, पहला पद मेरा ब्लॉक का था एनएसयूआई का। फिर मैं युवा कांग्रेस में गई, वहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी रही ज़िले की, नजफगढ़ की। फिर वाइस प्रेसिडेंट रही। फिर राहुल गांधी जी ने एक चुनाव का प्रक्रिया शुरू करी थी युवा कांग्रेस में, तो दिल्ली में जो पहला चुनाव हुआ उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी प्रदेश की महामंत्री चुन के आई।
उसके बाद मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया की चेयरपर्सन रही हूँ। फिर मैं यूथ कांग्रेस में नेशनल सेक्रेटरी रही हूँ, मीडिया की प्रभारी, पूरे सोशल मीडिया की हेड रही हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे AICC में नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर करीबन 7 साल से मैं इसी पद पे हूँ और प्रवक्ता के तौर पे काम भी कर रही हूँ। और मेरे को पिछले विधानसभा चुनाव में 4.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी से मैं जनकपुरी से विधायक का भी चुनाव लड़ी हूँ। तो मैंने अब लगातार पार्टी की चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया, पार्टी में पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से काम किया, जिसके बदले पार्टी ने मुझे चीज़ें भी दी। तो ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। ये नहीं है कि मैं सिर्फ पार्टी के लिए करती रही और पार्टी ही सिर्फ मेरे लिए करती रही। मैंने अपना काम किया, पूरी ईमानदारी से किया, जिस वजह से पार्टी ने भी मुझे आगे बढ़ाया। अगर मैं काम नहीं कर रही होती तो पार्टी भी मुझे नहीं देती। तो मैंने अपना काम पूरा किया। लेकिन जब समय आया, पार्टी बात करती है बहुत चीज़ों की कि महिला न्याय की बात करती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करती है, लेकिन जब खुद के घर की लड़की के साथ अन्याय हुआ तो पार्टी की चुप्पी ने मुझे बहुत दर्द और बहुत पीड़ा दी कि जिन लोगों को मैंने अपना जीवन दे दिया उनके अंदर इतनी सी भी सहानुभूति नहीं थी, इतना भी एक होता है ना कि अगर आपके साथ कोई चीज़ होती है, कोई आपका हाथ पकड़ के कहे नहीं आपके साथ जो हुआ है हम उसकी तहकीकात करेंगे, हम बात करेंगे, इस पर कुछ करते हैं, वो तक नहीं था। तो फिर हमने क्या 22 साल दिया पार्टी को। महिलाओं की अगर बात करें तो राजनीति में कम रुचि रखती हैं महिलाएं। आपको क्या लगता है कि क्या महिलाओं के लिए राजनीतिक जो करियर है वो अच्छा है, क्या उसमें कंफर्ट फिट होती हैं? इसको लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि आजकल ज़माना बहुत बदल चुका है और महिलाएं पूरी रुचि ले रही हैं। देखिए, देश की फाइनेंस मिनिस्टर महिला हैं, हमारी कैबिनेट में कितनी महिलाएं हैं। और वैसे भी इस देश में अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि हमेशा अमेरिका से कंपेयर किया जाता है कि भैया देश का सबसे पावरफुल नेशन है, तो अमेरिका आज तक अगर आप देखेंगे एक महिला को अपना प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री भी महिला रही हैं, प्रेसिडेंट भी महिला रही हैं, स्पीकर भी, अभी भी हमारी प्रेसिडेंट महिला हैं। तो लगातार महिलाओं की तो पूजा जाता है, भारत माता को पूजा जाता है, महिलाओं को तो हमेशा से देश में पूजा जाता है और महिलाओं सशक्त तरीके से आगे आ रही हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन का महिलाओं का बिल लेकर आए हैं, तो उससे महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी और देश और आगे प्रगति करेगा, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी हैं और उनका हक देने का काम कर रहे हैं। और रही बात की डिफ़िकल्टी, तो देखिए, महिला होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि हर करियर में, आपका भी जो करियर है जर्नलिज्म में भी, तो कहीं ना कहीं वो सेम चीज़ें हर जगह हमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि एज अ सोसाइटी कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी एक्सेप्टेंस कई कई जगह पे नहीं होता है कि महिला आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो वो भी बेटर होता जा रहा है। और महिलाओं की जो स्थिति राजनीति में आज से 10 साल पहले थी और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद बनी है, वो बहुत अंतर आ गया है, महिलाएं और आगे बढ़ रही हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। और मैं यहाँ पे भी देखती हूँ भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से इतनी महिला प्रवक्ताएं हैं जो आगे आके काम कर रही हैं, तो एक बहुत ही अच्छा माहौल है। जो चीज़ों की मुश्किल होती थी वो वक्त के साथ बदलती जा रही है। हाल ही में एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गर्माता जा रहा है, देश या दिल्ली की बात करें, हम बात कर रहे हैं स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे को लेकर। उनके साथ 13 मई को एक घटना घटित होती है और कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा की बात जो हर कोई करता है और फिर से वो दोबारा मुद्दा सामने आ जाता है, तो बीजेपी सड़क पे उतर आई है। क्या लगता है कि महिलाएं राजनीति में सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं अपने आप को, ये सुरक्षित नहीं है? देखिए, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इंडी अलायंस के जितने भी लोग हों, उनमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और आपने देखा कुछ समय पहले कैसे कांग्रेस पार्टी में मेरे साथ हुआ, अब स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ, और किस तरीके से पार्टी लगातार कोई ना कोई प्रेशर डाल के महिलाओं को चुप कराने की कोशिश करती है और कोई कार्रवाई नहीं करती। जब संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता करके ये मान लिया कि वहाँ पे बदतमीजी हुई है, हाथापाई हुई है, तब भी उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और वो लगातार इधर उधर घूम रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं। तो ये शो करता है कि जो मानसिक स्थिति है दोनों पार्टी की, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इंडिया अलायंस हो, वो किस तरीके से पुरुषवादी सोच है, महिलाओं को पैर की जूती समझते हैं। वरना एक राज्यसभा सांसद जो स्वाति मालीवाल जी हैं, उनके साथ इस तरीके के व्यवहार के बाद, और वो भी देखिए ना, मेरे साथ जो हुआ वो कांग्रेस के दफ्तर में हुआ, जो हमारे लिए एक तरीके से सबसे सीक्रेट जगह है। उनके साथ जो हुआ वो मुख्यमंत्री के कार्यालय, मुख्यमंत्री के घर में हुआ, और उस पार्टी के लोगों ने किया जिन्होंने अपनी पार्टी की नींव, अपनी पार्टी को जो सत्ता में लेकर आए, वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर लेकर आए, और वहीं पे उन्हीं की राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है। तो ये किस मुंह से इंडिया अलायंस जाके वोट मांगता है महिला न्याय के नाम पे या महिला के नाम पे, जब उनके खुद के लोग सुरक्षित नहीं है? जब आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे, तो आप बाहर
देश को संभालने के किस तरीके से आश्वासन दे रहे हैं, और पूरा देश देख रहा है। और एक काला सच जो है इन दोनों सब पार्टीज का, वो देश के सामने आ रहा है। मौजूदा हालातों को देखते हुए क्या लगता है कि जहां पे एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है सरकार बनाने का, तो वहीं इंडिया अलायंस भी कह रही है कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है, आपको क्या लगता है? इंडिया अलायंस जो नाम बदल के अब इंडिया अलायंस हुई है, पहले यूपीए थी, वो 10 साल से कहते आ रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। कोई विधानसभा के अभी जब चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वो तब भी कह रहे थे उनकी सरकार बन रही है। वो एक अपने ही धुन में रह रहे हैं, उनको कोई ग्राउंड रियलिटी से दूर है। आप मुझे बताइए 10 साल में कांग्रेस ने या इंडिया अलायंस ने कितने आंदोलन कर लिए? घर बैठ के सिर्फ टीवी पे और सोशल मीडिया में बोलने से सरकारें नहीं बनती। देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहिए, और देश की जनता इस समय सिर्फ मोदी जी की गारंटी में विश्वास कर रही है। 10 साल से केंद्र में करती आई है, और अभी हाल ही में जो ट्रेलर हमने देखा राज्यों में चुनाव को, तब भी मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है। जनता को इंडिया अलायंस की एक भी बात पे विश्वास नहीं है, और वो हमें आने वाले चुनाव के नतीजे में 4 तारीख के बाद दिखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रचंड बहुमत से दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए, जब आप मोदी जी का भी रैली हो रही थी, उनका नामांकन हो रहा था, तो किस तरीके से महिलाएं रो रही थी, लोग रो रहे थे। उनकी जब आरती उतार रहे थे, वो आंसू, खुशी के जो आंसू थे मोदी जी को देख के, वो सब बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से 400 पार का जो नारा है, वो सिर्फ नारा नहीं, वो हकीकत में बदलने वाला है। और किस तरीके से अपने ही घर में वो महिलाओं के साथ जो इंडिया अलायंस कर रही है, उसका नतीजा उनको भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी नारी का अपमान होता है तो पूरा के पूरा जो जनरेशन होती है, पूरे के पूरा जो फैमिली होती है, वो सब खत्म हो जाती है। और हमने हमेशा देखा है, और वही आपको इंडिया अलायंस के साथ देखने को मिलेगा। देश भर में चुनाव का पर्व चल रहा है, और ऐसे में चौथे चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। तो क्या लगता है कि दिल्ली में ऐसे कौन से बदलाव हैं जो होने चाहिए, जिसकी ज़रूरत है? दिल्ली में तो देखिए लगातार काम हो रहा है, केंद्र की सरकार काम करती आई है, और सबसे बड़ा बदलाव की जो ज़रूरत है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगा, जब दिल्ली प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। क्योंकि हमने देखा है लगातार दिल्ली की आगे बढ़ने के लिए जितना केंद्र सरकार कर सकती है और जितना केंद्र सरकार के हाथ में है, वो केंद्र सरकार करती आई है, लेकिन लगातार बाधा बनाने का काम केजरीवाल जी की सरकार करती आई है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि इस नतीजों के बाद जब विधानसभा के अगले साल चुनाव होंगे, तो उसमें एक निर्णायक फैसला आएगा, और दोबारा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे एक बार पहले रही है, दोबारा आएगी, और फिर दिल्ली की प्रगति देश की प्रगति के साथ साथ चलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे दी गई, और 20 दिनों के लिए उन्हें जमानत दी गई है। तो इसमें आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि ये जमानत कितनी सही है, या अभी तक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया है अरविंद केजरीवाल ने? देखिए, नैतिक तौर पे अरविंद केजरीवाल साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए था। और देखिए ना, क्या कमाल की जुगलबंदी चल रही है। जिस पार्टी ने लगातार शिकायत करी, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये मुद्दा उठाया, कांग्रेस पार्टी ने आज उनके साथ गले मिलके, उन्हीं को जिनको वो कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, इतना बड़ा उनको जेल में भिजाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया इसके राह, तो वो लोग आज साथ मिलके घूम रहे हैं। और केजरीवाल साहब को जो ज़मानत मिली है, मैं आज आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ज़मानत इस चीज़ के लिए मिली थी जो कि आप स्वाति मालीवाल को अपने ऑफिस में पिटवाएं, अपने लोगों से पिटवाएं? क्या महिला को असुरक्षित करने की, अपने घर की, अपनी पार्टी की महिला के साथ अभद्रता करने के लिए आपको ज़मानत मिली थी? तो उनको तय करने की ज़रूरत है। और वो जिस तरीके से जाके अलग अलग जगह पे टिप्पणी दे रहे हैं, कभी योगी आदित्यनाथ जी पे दे रहे हैं, कभी कहीं दे रहे हैं, अपने काम पे बात करिए ना। अगर आपने बताइए, अब सामने रखिए, क्योंकि देश की जनता, दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है कि केजरीवाल जी ने घोटाला किया है और वो करप्ट हैं। अगर वो बेल पे बाहर आए हैं तो उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और इस तरीके का दुरुपयोग अपनी पार्टी की महिलाओं को पिटवाना, ये देश की जनता, दिल्ली की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। राधिका जी, वोटिंग के लिए लगातार प्रचार किए जा रहे हैं, अपील की जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, लोगों से वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। आप क्या वजह मानती हैं कि वोटिंग में लोग अपनी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? वोटिंग में कमी क्यों आ रही है? देखिए, वोट देना सबका अधिकार है, और ये बात सबको समझने की ज़रूरत है कि एक वोट भी फ़र्क लाती है। तो ये जो लोग समझ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे मेरी एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। एक वोट बहुत अहम होती है देश का भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि जो आप सही चुनाव करेंगे, सही सरकार चुन के आएगी, तभी देश का भविष्य मजबूत होगा, तभी आपका भी खुद का भविष्य मजबूत होगा। तो आपके पास एक उंगली से जो आप
पूरे देश का भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बना सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के द्वारा ये लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना मतदान का हक इस्तेमाल करें, उसे खाली ना छोड़ें, क्योंकि बार बार 5 साल में एक बार ये मौका आता है और आपके हाथ में, आपकी उंगली में वो ताकत है कि आप अपना भविष्य और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना सकें, तो उसको खाली ना जाने दें। राधिका जी, एक और इल्ज़ाम है जो आपकी तरफ से लगाया गया था कांग्रेस की तरफ कि कांग्रेस सनातन विरोधी सरकार है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहना है कि वो भी राम मंदिर के दर्शन करने गए हैं, तो फिर सनातन विरोधी वो कहाँ से हुई? देखिए, फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए राम मंदिर के दर्शन करके आना, जब मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी, तो वो कौन से दर्शन हैं? और सिर्फ़ एक इवेंट बनाने की कोशिश करना, एक पॉलिटिकल चीज़ उसको करने की कोशिश करना। अगर वो राम मंदिर के विरोधी नहीं होते तो इतना लंबा चिट्ठी नहीं लिखी जाती। जो राम के विरोधी नहीं, और राम तो देश के रोम-रोम में है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने, आप कहते आए कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, वो मंदिर बन गया, तो आप क्यों उसकी खिलाफत कर रहे हैं वो चिट्ठी लिख के? आप क्यों अपने ही प्रवक्ताओं को लगातार बेइज्जत करते हैं क्योंकि वो राम मंदिर होके आए? अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं और अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं, तो आपको सेक्युलरिज्म में विश्वास करना होगा, और सेक्युलरिज्म में एक धर्म को ऊपर करना और दूसरे धर्म को नीचे करना नहीं आता है। सबको समानता और बराबरी का हक देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी पार्टी में ये महसूस नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं महसूस करना चाहिए, और आपको अछूत की तरह महसूस नहीं कराना चाहिए क्योंकि वो हिंदू धर्म को मानते हैं। हम किसी भी धर्म को अगर नीचा दिखाते हैं तो वो सेक्युलरिज्म नहीं होता, तो आप संविधान के विरोध हैं। और लगातार हम लोग, जैसे जब मूर्ति की स्थापना हुई, मैंने अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराया या सेलिब्रेट किया, तो उस बात का विरोध किया पार्टी ने लगातार, और मुझे डिबेट्स पे नहीं भेजा जाता था, मुझे जिम्मेदारियां नहीं दी जाती थी, और ये बात को लगातार बोला जाता था, तुम बहुत ज़्यादा हिंदू हो, जो मुझे आज तक समझ नहीं आया, कोई ज़्यादा हिंदू या कम हिंदू, या किसी भी धर्म का कोई ज़्यादा या कम कैसे हो सकता है? आप नाप कैसे सकते हो किसी के अंदर कोई धर्म? तो जब मैं किसी के धर्म का निरादर नहीं करती, मैं हर जगह जाती हूँ, तो आप क्यों मेरे धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? अगर मैं कहीं जाना चाहती हूँ, कोई चीज़ मनाना चाहती हूँ, वो मेरे को संविधान हक देता है, लेकिन संविधान के विरोध करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो अपने ही लोगों को वो हक छीनने का काम करती है। और लगातार सिर्फ फोटो, और देखिए ना, जब गौरव वल्लभ जी और रोहन गुप्ता जी ने पार्टी छोड़ी, तब पार्टी के जिस पार्टी को मैं खटकती थी, उनको मैं बहुत अच्छी लगने लग गई। तो मुझे कहा गया कि जाओ, अब तुम डिबेट में ये जाके बोलो कि हमने तुम्हें राम मंदिर जाने से नहीं टोका। अरे, आप लगातार ये टोकते रहे थे, आप लगातार मुझे मीडिया में नहीं जाने दे रहे थे, आपको इस बात से तकलीफ थी कि चुनाव के समय में क्यों अपने परिवार के साथ वहाँ हो आई, और आज आपको क्योंकि मीडिया के सामने अपने आप को चेहरा दिखाना है कि नहीं, हम तो मना नहीं कर रहे, तो आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने तब भी एक पार्टी के सच्चे सिपाही होने का फर्ज निभाया, और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से वो बात जाके बोली, जिसका आज मुझे बैकलैश भी सुनने को मिल रहा है। लेकिन मैंने एक सच्चे सोल्जर की तरह काम करा, जो पार्टी ने मुझे कहा वो मैंने किया। लेकिन पार्टी ने जब मेरी खुद की रिलीजियस बिलीव्स की बात आई, तो वहाँ पे भी मुझे अछूता महसूस करवाया। मुस्लिम आरक्षण एक मुद्दा जो है वो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था, और उसको लेकर क्या लगता है कि आखिर जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है वो इससे नाराज़ नज़र आया था? देखिए, किस तरीके से ये समझने की ज़रूरत है कि माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को भी, सबको, कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सिर्फ उनके इमोशंस के साथ, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश करती है। उनको किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, ना उनको हिंदुओं से मतलब है, ना उनको मुस्लिम से मतलब है, ना उनको क्रिश्चियन से मतलब है। उनको सिर्फ सत्ता पानी है, सत्ता का लालच है, ताकि वो भ्रष्टाचार कर सके। क्योंकि हमने देखा यूपीए में कितने भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे राजीव गांधी जी की भी सरकार रही है, तब भी कितने भ्रष्टाचार हुए हैं। तो लगातार, अगर आप सेक्युलर है, कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा, कोई भी मुसलमान नहीं चाहेगा कि एक धर्म को नीचा दिखाया जाए, उनके धर्म को ऊपर दिखाया जाए। ये कोई धर्म नहीं चाहता, ये किसी भी धर्म में नहीं है। लेकिन लगातार आपसी लड़ाई कराना, इस तरीके के बयानबाजी करना, बहुसंख्यक शब्द अपने मैनिफेस्टो में डालना, आप लगातार ये अटैक करना कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचती है, तो आप एक अनरेस्ट, एक सिविल अनरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने काम पे बात करिए, बताइए देश की जनता को आप क्या करके देंगे अगर आपकी सरकार आती है। आपको क्यों हिंदू मुसलमान करना है? क्यों मुसलमान के अंदर या हिंदू के अंदर किसी भी पार्टी के लिए नफरत पैदा करनी है? क्योंकि सरकार तो सबकी है ना। जो सरकार की योजनाएं आई हैं, मोदी जी की योजनाएं आई हैं, वो क्या ये देखकर लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं, आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं तो आपको ज्यादा मिलेगी, आपको कम मिलेगी? कभी ऐसा नहीं हुआ है, सबको बराबर। क्योंकि कभी भी धर्म के नाम पे देश को नहीं बांटना चाहिए। वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति के नाम पे बांटना चाह रहे हैं, वो धर्म के नाम पे जनगणना की बात कर रहे हैं। क्यों बार बार देश को
पीछे ले जाने का काम धर्म और जाति के नाम पे जनगणना क्यों करनी है? जनगणना की बात करिए ना, ये बार बार धर्म, अल्पसंख्यक, बार बार बहुसंख्यक शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान विरोधी है। मैं इसलिए कहती हूँ वो संविधान विरोधी है क्योंकि हमारा संविधान कहता है हम एक सेक्युलर देश है और सबका बराबर का हक है। लेकिन जब आप बहुसंख्यक शब्द अपनी मैनिफेस्टो में लेकर आते हैं तो आप सेक्युलर नहीं होते और आप सबको बराबर का हक देने की बात नहीं करते। आप सबको समान हक दीजिए और अलग अलग चीज़ें होती है, गरीबों को अलग और सबको अलग, उस तरीके से करिए। लेकिन देश को बांटना, एक नफरत फैलाने की कोशिश, हमने देखा था उन्होंने सिख समुदाय के साथ भी दंगे किए, वो लगातार करते आए हैं। वो भाई को भाई से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना और जाति को जाति से लड़ाने के लिए मास्टर अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। राधिका जी, अब ये सवाल आपसे उन यंगस्टर के लिए है जिनके लिए हमारा शो है यंग आइकन, कि हाल ही में 12th और 10th क्लास के नतीजे आए हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, किस चीज़ में उन्हें अपना करियर बनाना चाहिए? देखिए, मैं मानती हूँ कि सबसे पहली बात तो जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है उनको शुभकामनाएं, और जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है उनको भी बहुत धैर्य रखना चाहिए। दिस इज़ नॉट, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता। हर जने की किस्मत, तकदीर लिखी हुई है और हमें बस मेहनत साथ साथ करनी है। सिर्फ तकदीर पे भी नहीं छोड़ना है, मेहनत भी इक्वली करनी है। और जिस चीज़ में हमारे खुद का मन है, क्योंकि हम वही काम सबसे अच्छा कर सकते हैं जिसके लिए हम पैशनेटली सोचते हैं या हम करना चाहते हैं। तो अपने पेरेंट्स, फैमिली के साथ, क्योंकि जो हिंदुस्तान की जो सबसे, भारत की जो सबसे खूबसूरती है कि अभी भी फैमिली साथ रहती है, साथ मिलकर चलती हैं और जो डिसीजन होता है वो पूरी फैमिली का साथ मिलके होता है। तो सब अपने फैमिली के साथ डिस्कस करके और जो उनको लगता है जिसमें वो बेस्ट है और करना चाहते हैं, तभी वो पूरे दिल से वो काम कर पाएंगे। अगर मैं अपने दिल से ही ना कोई चीज़ करना चाहूँ तो उसमें मैं एक्सेल नहीं कर सकूँगी। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जो दिल से आप जिसमें बिलीव करते हैं, उसे करिए ताकि आप उसमें आगे बढ़े। और सेटबैक्स, कम नंबर आना या एकदम से आगे एडमिशन नहीं होना, ये सबके लाइफ में आते हैं। मैंने खुद 1 साल अपना पेपर नहीं दिया था और 1 साल वेस्ट करके फिर पढ़ाई करी थी। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई सेटबैक आ गया तो उससे हमें निराश होना है या कोई गलत कदम उठाना है। तो हर चीज़ मेहनत करते रहिए और मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और पूरी ईमानदारी से जो भी आप मेहनत करेंगे उसमें आप निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राधिका जी। तो आज के हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।